साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी झारखंड पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो झारखंड के विभिन्न परीक्षाएं हुए हैं, उसमें जो आपके प्रश्न विभिन्न सेक्शन से पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का यहाँ पर संकलन दिया गया है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग जो है अध्यायवार उन प्रश्नों को देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो में अभी तक हम लोग जो है इससे पहले प्राचीन भारत के इतिहास वाला सेक्शन कवर कर चुके हैं, और इस आज के वीडियो में हम लोग जो इतिहास का जो सेकंड पोर्शन है, मध्यकालीन इतिहास, इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के तहत देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि शाहनामा का लेखक कौन थे। तो शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी थे। शाहनामा ग्रंथ की रचना फिरदौसी ने फारसी भाषा में की थी। ध्यान रखिएगा, फारसी जो है वो आपका मुगल कालीन जो पीरियड रहता है उस समय उनकी राजभाषा के रूप में कार्य करती थी। शाहनामा की रचना के लिए महसूद गजनवी ने शाहनामा के प्रत्येक शब्द के लिए 1 दिनार देने का वचन दिया था। अगला है, निम्न में से किसने सुप्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ तहकीके हिंद की रचना की। तो तहकीके हिंद की रचना जो है वो किसने की थी? अल बरूनी ने की थी। अल बरूनी ईरानी मूल के फारसी लेखक थे। इनका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज में हुआ था। सुल्तान महमूद गजनवी के शासनकाल में 1030 ईस्वी में उसने अपनी विख्यात पुस्तक तहकीके हिंद या किताबुल हिंद की रचना की। अलबरूनी का जो विवरण है वो 11वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। अगला है, प्रसिद्ध अरब विद्वान इब्न बतूता निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता ये एक मोरक्को के यात्री थे। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचते हैं। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका कार्यकाल 1325 से 1351 तक रहता है, शासनकाल चल रहा था दिल्ली में। सुल्तान ने उसकी विद्वता अर्थात इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर के इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में चीन जाकर मंगोल शासक से सुल्तान के दूत के रूप में भेंट करने का आदेश दिया गया था। और इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत होता है या दिखाई पड़ता है। तो बलबन के मकबरे में, बलबन के मकबरे में दिखाई पड़ता है। देखिए, बलबन का मकबरा किला ए पिथौरा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। प्रथम वास्तविक मेहराब बलबन के मकबरे में दिखाई देता है। इस मकबरे का कक्ष वर्गाकार है। इल्तुतमिश के मकबरे में जो, ये तो हमने बलबन की बात की, फिर इल्तुतमिश के मकबरे की बात करें तो इल्तुतमिश के मकबरे में गुंबद के चौकोर कोने में गोलाई लाने के लिए जिस शैली का प्रयोग किया गया है उसे स्क्रिस शैली के नाम से जाना जाता है। यह मकबरा एक कच्छी है जो इल्तुतमिश का है। आगे बढ़ते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है क्रमशः। तो जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ये दिल्ली में है, जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर में है। तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में दिल्ली में करवाया था। यह पहले जैन मंदिर था। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस मस्जिद के प्रांगण को दुगना कराया, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद का विस्तार करवाया और कुरान की आयतें लिखवाईं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। यह पहले संस्कृत विद्यालय था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जजिया सल्तनत काल में मूल रूप से एक प्रकार का कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, जिसके प्रतिफल में प्राप्त होता था क्या? जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा, सैन्य सेवा से छूट, अर्थात ए और बी दोनों हो जाएगा। तो सी ऑप्शन। जजिया गैर मुसलमानों से उनके जीवन, सम्मान व संपत्ति की सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर है, जिसे अदा कर वे सैनिक सेवा से मुक्त हो जाते थे। लगभग इसी प्रकार तुरस्क दंड नामक कर कन्नौज के गढ़वालों ने अपने साम्राज्य में बसे तुर्क निवासियों पर लगाया था। जो सल्तनत काल में जो जजिया का भुगतान करते थे उन्हें अदल ए जिम्मा अथवा जिम्मी कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, जजिया गैर मुसलमानों पर, और तुरस्क दंड जो है वो जो तुर्क निवासी थे जो कन्नौज के गढ़वाल में कन्नौज में आकर के बस गए थे उनसे लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। तुर्की कुलीन वर्ग तुर्कान चहलगानी किसने बनाया था। तो इसका निर्माण जो है किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश, जिसका कार्यकाल 1211 से लेकर के 1236 तक रहता है, इसने 40 गुलाम सरदारों के गुट का गठन किया था। इस संगठन का नाम तुर्कान चहलगानी रखा गया। कुछ इतिहासकारों ने इसे 40 अमीरों का दल अथवा चालीसा कहकर संबोधित किया। बलबन ने इस गुट को समाप्त कर दिया था। किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई। तो इन चारों में से जो बलबन था, बलबन ने जो है वो सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी।
इलबरी जाति के गयासुद्दीन बलबन ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई। बलबन पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबत एक खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। उसने मद्यपान का निषेध किया और सजदा तथा पायबोश ईरानी परंपरा की शुरुआत की। उसने स्वयं को अफराशियाब का वंशज घोषित किया एवं नवरोज त्यौहार का प्रारंभ किया। वो रक्त की शुद्धता तथा कुलीनता में विश्वास करता था। उसने दीवाने अर्ज नामक पृथक सैन्य विभाग का गठन किया। लौह व रक्त की नीति के माध्यम से अपने विरोधियों का दमन करता है यह। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो लाख बख्श की उपाधि जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श मतलब लाखों का दानी कहा गया है। इतिहासकार मिनहाज ने उसकी दानशीलता के कारण ही उसे हातिम द्वितीय की संज्ञा दी है। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य प्रारंभ करने का श्रेय भी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है। इल्तुतमिश, हम लोग इल्तुतमिश की बात करें, इल्तुतमिश खिलत का प्रमाण पत्र पाने वाला पहला तुर्क सुल्तान था। यह प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। बलबन दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने अपने राजत्व सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या की, जिसने तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए फारसी परंपरा पर आधारित सिजदा व पैबोश को अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, बलबन ने। तो हाँ, यहाँ पे हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन तीनों के बारे में बात की। आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क गुलाम था। क्या था? एक तुर्क गुलाम था। भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। इसका कार्यकाल 1206 से 1210 तक रहता है। यह एक तुर्क गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्लाम की विजय, किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गोरी का, ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्लाम की विजय तथा गौरव को प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली में कुवतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ऐबक के काल की दूसरी इमारत कुतुब मीनार है। यह दिल्ली के मेहरौली गांव में स्थित है। इसके अतिरिक्त कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया, जो पहले एक संस्कृत पाठशाला था। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी एवं मोहम्मद गोरी के आक्रमण ने क्या किया? इसने महमूद गजनवी एवं मोहम्मद गोरी के आक्रमण ने भारतीय नरेशों की, जो भारतीय राजा थे, इनकी सैन्य दुर्बलताओं को प्रकट किया। महमूद गजनवी व मोहम्मद गोरी दोनों अपने समय के आक्रमणकारी थे। हालांकि मोहम्मद गोरी में महमूद गजनवी जैसी प्रतिभा नहीं थी। एक तरफ जहां महमूद गजनवी विजय और धन संग्रह करने में लीन रहा, वहीं मोहम्मद गोरी ऐसा साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा जो शताब्दियों तक स्थायी रहा। दोनों ने भारतीय नरेशों की सैन्य दुर्बलताओं को उजागर किया। महमूद गजनवी ने चिरस्थायी सांस्कृतिक छाप नहीं छोड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो ये थे अलबरूनी भारत आने वाले अरब यात्रियों में सबसे प्रमुख थे। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। अलबरूनी द्वारा रचित तहरीके हिंद 11वीं शताब्दी के भारत का चित्र प्रस्तुत करती है। अगला है खिलजी वंश की बात कर लेते हैं। पहला इसमें खिलजी वंश का प्रश्न है, किरोरी शब्द राजस्व अधिकारी के रूप में निम्न किस शासक के प्रशासनिक पद्धति से संबंधित था? तो किरोरी शब्द जो है ये अकबर से संबंधित था। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किरोरी का कार्यालय बनाया गया। यह राजस्व के मूल्यांकन एवं संग्रह दोनों का प्रभारी था। किरोरी की नियुक्ति प्रांत के दीवान द्वारा की जाती थी। किरोरी और उनके एजेंटों के वास्तविक संग्रह के घाटों का यह ऑडिट गांव के पटवारी के कागजात की मदद से किया जाता था। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर को 50% तक कर दिया था। सुल्तान अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसने उसे अपने सिक्कों पर अंकित कराया। अलाउद्दीन ने यामीन उल खिलाफत व नासिर अमीर उल मुमनीन खलीफा का नायब की उपाधि भी ग्रहण की। ठीक है, अलाउद्दीन ने यामीन उल खिलाफत व नासिरी अमीर उल मुमनीन खलीफा का नायब की उपाधि भी धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और बाद में इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं अकबर। अलाउद्दीन खिलजी ने, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा।
दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। एक सुसंगठित सेना अलाउद्दीन की विजय आकांक्षाओं की पूर्ति एवं उसकी निरंकुशता को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के पुनर्गठन में विशेष दिलचस्पी ली। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे अलाउद्दीन खिलजी के साथ खिलजी साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर को। देखिए, मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी के साथ खिलजी साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की आक्रामक नीतियों को खिलजी साम्राज्य के पतन के कारणों में से एक माना जाता है। अगला है फुतूहत ए फिरोज शाही। फुतूहत ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक की क्या है? आत्मकथा है, और आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है। अगला है अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अमीर कोही नामक नए विभाग की शुरुआत की गई थी। यह एक कृषि विभाग था। ठीक है, क्या था? कृषि विभाग था। दीवाने मुस्तकराज राजस्व विभाग, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी करता है। वहीं दीवाने बंदगान दास विभाग, इसकी स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा की जाती है। जबकि सिकंदर लोदी जो है वो आगरा नगर की स्थापना करता है और अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर देता है। अगला है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला सुल्तान कौन सा था? पहला ये भारतीय शासक कौन सा था? तो यह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जो है 1351 से लेकर 1388 तक रहता है। सल्तनत काल का कल्याणकारी निरंकुश शासक था। मुस्लिम स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता हेतु दीवाने खैरात नामक नए विभाग की स्थापना करता था। दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना करता है। इसके अतिरिक्त कट्टर सुन्नी मुसलमान फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी या राज्य खर्च पर मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना की हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। यह फिरोज तुगलक हिंदुओं को जिम्मी इस्लाम स्वीकार न करने वाले कहा तथा हिंदू ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाता है। अगला है तोता-ए-हिंद। तोता-ए-हिंद उपनाम से विख्यात प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न सभी के समकालीन थे सिवाय किसके? तो देखिए, जो अमीर खुसरो हैं जिनका पूरा नाम था अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिनका कार्यकाल क्या रहता है? 1253 से 1253 में पैदा होते हैं, 1325 तक ये जीवित रहते हैं। ठीक है, 1253 से लेकर 1325 आम लोगों में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध रहे। यह एक महान संगीतकार, विद्वान व कवि थे और रहस्यवादी संत थे। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, इन्होंने फारसी व हिंदी में काव्य रचनाएं की। इन्होंने सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, परंतु इन 8 सुल्तानों में आपके गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन तो शामिल रहते हैं, परंतु इल्तुतमिश इसमें शामिल नहीं रहते हैं। ध्यान रखिएगा, तुगलकनामा की रचना किसने की थी? इन्होंने की थी। लैला मजनू की रचना किसने की थी? आपके अमीर खुसरो ने ही की थी। खजाइन उल फुतूह या तारीख अलाई की रचना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने ही की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। देखिए, चिश्तियों का जो कार्यक्षेत्र रहता है कहाँ पे रहता है? दिल्ली और दोआब सही है। सुहरावर्दी का सिंध रहता है। औलिया का मध्य प्रदेश नहीं, औलिया का जो कार्यक्षेत्र रहता है दिल्ली में रहता है, तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। फिरदौसी का बिहार में रहता है, सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन 12वीं शताब्दी में गजनी साम्राज्य के पूर्ण विनाश का उत्तरदायी था? गजनी साम्राज्य के पूर्ण विनाश का उत्तरदायी गौर का अलाउद्दीन हुसैन था। गौर का अलाउद्दीन हुसैन। देखिए, गजनवियों ने गौर के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के भाई को पकड़कर उसे विष देकर मार दिया था। इसके बदले में हुसैन शाह ने गजनवी शासक बहराम शाह को हराकर गजनी शहर पर कब्जा कर लिया था। अगला है अथावाना। अथावाना का क्या मतलब है? अथावाना का मतलब भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग। देखिए, अथवाना या अठवड़े का मतलब होता है भू राजस्व विभाग। मध्यकाल में दक्षिण भारत में अठवड़े नामक भू राजस्व विभाग का विभाग था, जहां इसे संबंधित अधिकारी तथा कागज आदि रखे जाते थे। अगला है 14वीं शताब्दी में जावा की पुस्तकों में, जावा मतलब जो वर्तमान का इंडोनेशिया है, की पुस्तकों में जम्बू द्वीप किस देश को कहा गया? भारत को कहा गया है। ठीक है, भारत को कहा गया है। मध्यकाल में देखिए, जम्बू द्वीप का मतलब क्या होता है? जम्बू के पेड़ जहां उगते हैं, जहां जम्बू के पेड़ उगते हैं। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। ये विलय था किसका? फारस अरब, तुर्क मंगोल और भारतीय तत्वों का मिश्रण था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है प्रश्न की प्रसिद्ध हजारा मंदिर। प्रसिद्ध हजारा मंदिर विद्यमान हिंदू मंदिर स्थापत्य कला का अभूतपूर्व नमूना है। यह निम्न किस शासक के काल में निर्मित हुआ था? तो यह विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के समय में इसको निर्मित कराया गया था। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर भी बसाया था। इनकी उपाधि आंध्र भोज थी और इनका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहलाता है या स्वर्ण युग कहलाता है।
निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य के विजयनगर राज्य की स्थापना की थी 1336 में। 1336 में, जबकि उस समय दिल्ली प्रशासन किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। ठीक है। और विजयनगर मध्यकालीन भारत का प्रथम हिंदू साम्राज्य था। अगला है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आंध्र भोज की जो उपाधि है वो कृष्णदेव राय की है। कृष्णदेव राय, जिनका शासनकाल जो है 1509 से, जो टाइम पीरियड रहता है 1509 से 1529 तक रहता है, ये मध्यकालीन भारत का महान हिंदू शासक थे। इनका शासन तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। इनके दरबार में तेलुगु के 8 प्रधान कवि थे तथा इन्हें आंध्र प्रदेश का आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी। इन्होंने अमुक्त माल्यात नामक ग्रंथ की रचना की, जो तेलुगु भाषा के पांच महाकाव्यों में से एक है। अगला है, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित करके सही कूट में से उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें मिलान करना है। हकाइके हिंद जो पुस्तक है किसकी है? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की। किसकी है? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की है। तहजीबुल अखलाक इबन मिस्काविया की है। कुंजुल तिजार बैलक अल कवायकी की है। जवाम्यूल हिकायत सदरुद्दीन मोहम्मद औफी की है। अगला है, भारत में चिश्ती सिलसिला किसने प्रारंभ किया था? तो यह जो है आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने? मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरुद्दीन गजे शंकर भी चिश्ती सिलसिले से संबंधित रहे हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका कि अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन सा रहा है? तो यह है आपका नक्शबंदी। कौन सा है? नक्शबंदी रहा है। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी। यह सूफियों में सबसे कट्टर सिलसिला था। नक्शबंदी सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। औरंगजेब जो है वो नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? अमीर खुसरो ने देखा था। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड। तो इन्होंने जो है आपका नासरुद्दीन या सुल्तान नासरुद्दीन महमूद के समय दिल्ली आए और गयासुद्दीन तुगलक के समय तक रहते हैं। मतलब नासरुद्दीन महमूद से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक के शासनकाल को इन्होंने देखा था। अगला है, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक रामानुजाचार्य रहे हैं। जबकि वल्लभाचार्य ये शुद्धाद्वैत मत या पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। और इनके सम्मान में, वल्लभाचार्य के सम्मान में भारत सरकार ने 1977 में ₹1 का डाक टिकट जारी किया था। मध्वाचार्य की बात करें, मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। द्वैतवाद वेदांत के 3 प्रमुख दर्शनों में से एक। अगला है कि निम्न में से कौन शासक अशिक्षित था? तो देखिए, इन चारों में से अकबर जो है वो अशिक्षित था, उसको शिक्षा नहीं मिली थी। मुगल बादशाह अकबर अशिक्षित था, लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्यों ने उसे महान बना दिया। उसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। अकबर विश्व के महान साम्राज्य निर्माताओं तथा प्रशासकों में स्थान रखता है। यह आदर्श मानव लोक कल्याणकारी प्रशासक, महान विजेता तथा साम्राज्य निर्माता था। वह एक आदर्श मानव लोक कल्याणकारी प्रशासक, महान विजेता तथा साम्राज्य निर्माता था। अगला है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में। खानवा का युद्ध 1527 में। प्लासी का युद्ध 1758 में नहीं होता है, 1757 में होता है। प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757, ना कि 1758 में। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला आपका सही नहीं है। चित्तौड़गढ़ का युद्ध कब होता है? 1567 में। 1567 में होता है। अगला है, जजाऊ का निर्णायक युद्ध किन 2 मुगल राजकुमारों के बीच हुआ था? तो जजाऊ का जो युद्ध होता है ये बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के मध्य में। बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल शासक साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। इसी क्रम में मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम व मोहम्मद आजम के मध्य में के बीच शामूगढ़ के पास जजाऊ में निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें बहादुर शाह प्रथम की जीत होती है। अगला है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? तो किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने। देखिए, ये जो चारों महिलाएं हैं, गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहां आरा बेगम, जेबुनिशा बेगम, मुगल काल की उपरोक्त चारों ही महिलाओं ने उच्च शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी या स्थापित की। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था। नूरजहां की बात करें तो ये जहांगीर की पत्नी थी,
जिसने नूरजहां गुट बनाकर शासन में हिस्सा लिया। जहां आरा की बात करें, जहां आरा जो है, जहां आरा बेगम शाहजहां की बड़ी पुत्री थी, जिसने उत्तराधिकार के युद्ध में दारा अर्थात दारा शिकोह का साथ दिया और शाहजहां के बंदी जीवन में उसके साथ रही। जेबुनिशा औरंगजेब की पुत्री थी। जेबुनिशा की बात करें तो ये औरंगजेब की पुत्री थी, जिसे विद्रोही शहजादा अकबर द्वितीय से पत्र व्यवहार करने के कारण विद्रोही शहजादा अकबर द्वितीय से पत्र व्यवहार करने के कारण औरंगजेब ने निर्वासित कर दिल्ली भेज दिया था। अगला है, इनमें से कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो जो आपका जाप्ती कर व्यवस्था है, इसको बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, भूमि की माप करके नगद वसूली को जब्ती प्रणाली कहा जाता है। भूमि की माप करके अनाज के रूप में वसूली को नस्क या मुक्तई या कनकूत प्रणाली कहा जाता है। उत्पादित फसल के अनुमान के आधार पर लगान निर्धारण को गल्ला बख्शी या बटाई कहा जाता है। आईने दहशाला टोडरमल बंदोबस्त अकबर के समय में 1580 में लागू की गई थी। अगला है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब व्यक्तिगत दृष्टि से कट्टर सुन्नी मुसलमान, इस्लाम के कानूनों को अच्छा सा मानने वाला और अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर था। वह नमाज और रोजे में नियमित था। मुगल बादशाहों में धार्मिक दृष्टि से बहुत चरित्रवान बादशाह था यह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औरंगजेब के बारे में सत्य है? तो देखिए, उसने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया, सही है। नौरोज का त्यौहार मनाना समाप्त कर दिया, सही है। मुहतशिब नियुक्त किया, सही है। ये सभी के सभी सही हैं। तो देखिए, आपका औरंगजेब जो है, औरंगजेब एक कट्टर मुगल शासक था। इसने 1658 ईस्वी से लेकर 1707 तक लगभग 49 सालों तक शासन किया। उसने सिक्कों पर कलमा लिखवाने तथा नौरोज त्यौहार मनाने की जो परंपरा थी उसे बंद करवा दिया तथा मुंतशिर नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की। अगला है, निम्न में से कौन सिंहासनारूढ़ होने के पश्चात सम्राट औरंगजेब कहलाया? तो ये था मुहीउद्दीन मोहम्मद। देखिए, मुहीउद्दीन मोहम्मद सिंहासनारूढ़ होने के पश्चात सम्राट औरंगजेब के नाम से जाना जाता है। जिया जाना गया उत्तराधिकार युद्ध के समय औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। औरंगजेब का प्रथम अभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को, दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 ईस्वी को आगरा में होता है। शासक बनते ही औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। तो आलमगीर उपाधि किसकी थी? औरंगजेब की थी। अगला है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया? तो ये किसने लगाया था? जहांगीर ने। महत्वपूर्ण याद रखिएगा, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो जहांगीर ने। जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र रहता है। मुगल बादशाह जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया। 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक होता है और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की या ग्रहण की। जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर रुजमा की उपाधि प्रदान की? ये भी महत्वपूर्ण है। जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर रुजमा की उपाधि प्रदान की? तो ये अबुल हसन को। देखिए, जहांगीर के समय में चित्रकला का जो है चरमोत्कर्ष दिखाई पड़ता है। जहांगीर के समय में अबुल हसन को नादिर उल जमा और उस्ताद मंसूर हैं, इनको नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी। तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसको कई बार आप पढ़िएगा, याद करिए कहीं लिख करके। अबुल हसन को नादिर उल जमा और उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी। बिशनदास इस युग का अत्यधिक कुशल चित्रकार था। जहांगीर के समय के कुछ अन्य प्रसिद्ध चित्रकारों में हेरात का अकारिजा और उसका पुत्र हसन था। अगला है, सुलह-ए-कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो सुलह-ए-कुल का जो सिद्धांत है वो अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए, अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय प्रश्नों पर वाद विवाद करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना बनवाया था। सभी धर्मों का सार संग्रह कर 1582 में उसने दीने इलाही नामक धर्म परिवर्तित किया, जिसका प्रधान व्याख्याता बादशाह स्वयं था। इसी ने सुलह-ए-कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इबादत खाने की स्थापना 1575 में और दीने इलाही नामक धर्म कब प्रचलित करा था? 1582 में। अगला है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो यह रॉल्फ फिच था। इन चारों में से रॉल्फ फिच था। और विलियम फिच जो है वो आपका जहांगीर के समय में आता है। ठीक है, रॉल्फ फिच बादशाह अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था।
ये 1583 से 1591 तक इसका टाइम रहता है यहाँ पर। उसने आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों शहरों को लंदन से बड़ा और भव्य बताया। और 1615 ईस्वी में टॉमस रो जेम्स प्रथम के पत्र को लेकर के जहांगीर के समय में भारत आता है। ठीक है, टॉमस रो 1615 में आता है। आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो कौन सा? पंचमहल का जो नक्शा है, पंचमहल का नक्शा वो बौद्ध विहार की तरह है। देखिए, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इसके निर्माण की प्रेरणा नालंदा के बौद्ध विहार से ली गई है। इसके निर्माण का उद्देश्य हरम की महिलाओं को घूमने फिरने के लिए बनवाया गया था। जोधा बाई का महल अकबर के निवास स्थान था। जोधा बाई का महल जो है वो अकबर का निवास स्थान था। यह फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा स्थापत्य है। बुलंद दरवाजा अकबर ने अपने गुजरात या खानदेश विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, जो कि विजय करता है कब? 1572 से 1573 के बीच में। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो ये जो है मंगोलिया में प्रचलित थी। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली से उधार ली गई थी। इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। दिए जाने वाले पद को मनसब एवं इसे ग्रहण करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। मनसबदारी व्यवस्था में जाति से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का तथा सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। मनसबदारों को वेतन नगद एवं जागीर दोनों रूपों में दिया जाता था। जहांगीर के समय पद में सवार पद में दू अश्पा तथा सिंह अश्पा की व्यवस्था की गई। शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार किसने करवाया था? तो शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार या प्रचलन जो है ये शेरशाह सूरी करवाता है। मुगल काल में शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार शेरशाह ने किया। 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली जो मुगलों की पहचान बनी वह शेरशाह द्वारा प्रारंभ की गई थी। पहला शुद्ध चांदी का रुपया शेरशाह के शासनकाल में ही जारी होता है। अगला है, किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो शेरशाह सूरी को। देखिए, शेरशाह सूरी ने अनेक सड़कों का निर्माण एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई, जैसे कि बंगाल के सोनार गांव से शुरू कर दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक जाती थी। आगरा से बुरहानपुर तक, आगरा से जोधापुर होते हुए चित्तौड़ तक, लाहौर से मुल्तान तक इन सड़कों का निर्माण करवाया गया था। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो ये होता है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय होती है और इसी के साथ बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश की समापन हो जाता है। इब्राहिम लोदी से युद्ध होता है और इस लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी, और लोदी वंश समाप्त हो जाता है। पानीपत के मैदान 2 और प्रमुख लड़ाइयाँ, मतलब पानीपत के 3 युद्ध होते हैं ना। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में अकबर के समय में, फिर आपका तीसरा होता है 1761 में मराठों के समय में। ठीक है। अगला है, कौन सा युद्ध बाबर नहीं लड़ा था? मतलब कौन सा युद्ध बाबर नहीं लड़ा गया, मतलब कौन से युद्ध का संबंध बाबर से नहीं है? देखिए, खानवा, चंदेरी, घाघरा का बंद, चौसा का युद्ध अकबर ने हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच में 26 जून 1539 को लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय होती है तथा हुमायूं किसी तरह एक वेश्ती के सहारे अपनी जान बचाने में सफल रहता है। शेरशाह की मुद्रा दाम किस धातु की बनी थी? तो शेरशाह की जो मुद्रा दाम है ये आपकी तांबा की बनी थी। किसकी? तांबा की। शेरशाह सूरी का जो कार्यकाल रहता है 1540 से 1545 के बीच, 5 साल तक इसका कार्यकाल रहता है, कि बीच शासन करता है ये। उसे चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलाया। तांबे का दाम 380 ग्रेन का था। सोने के सिक्के को मोहर के नाम से जाना जाता है। अगला है, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो हुमायूं को शेरशाह सूरी ने जो है आपका किस में? कन्नौज के युद्ध में, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 में होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में, जिसमें हुमायूं की पराजय होती है। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह ने आगरा व दिल्ली पर अधिकार कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मदद ए माश क्या था? तो मदद ए माश भूमिदान था। भूमिदान, देखिए, भूमिकर विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभक्त थी, जिसे खालसा भूमि, जागीर भूमि तथा शयूरगल भूमि कहा जाता था। तो मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 भागों में विभक्त थी, खालसा भूमि, जागीर भूमि तथा शयूरगल भूमि। शयूरगल भूमि को ही मदद ए माश भी कहा जाता है। यह भूमि राज्य द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती थी। इस तरह की अधिकांश भूमि अनुत्पादक होती थी। इस भूमि को मिल्क भी कहा जाता था। ठीक है। तो मदद ए माश क्या थी? भूमिदान।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे बात करते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते थे? हेमू के नाम से। हेमू के नाम से। देखिए, हेमू मध्यकालीन भारत के महान हिंदू योद्धा थे जिन्हें मध्यकालीन दिल्ली का एकमात्र हिंदू शासक होने का गौरव प्राप्त है। इन्होंने आदिल शाह की ओर से लड़े 24 में से 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। अतः आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि नवंबर 1556 में होता है, इसमें अकबर ने हेमू को हराया था। अगला है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। अर्जुमंद बानो बेगम। देखिए, मुमताज महल का विवाह जो है 1612 ईस्वी में शाहजहां से हुआ था। शाहजहां से। ज्ञातव्य है कि मुमताज महल के पिता का नाम आशरफ खां था। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल मुमताज की मृत्यु के पश्चात उसकी याद में शाहजहां ने बनवाया था। मुमताज महल की याद में। अगला है, निम्न से शाहजहां के किस पौत्रों ने औरंगजेब के पुत्र या पुत्रियों से वैवाहिक संबंध किए? शाहजहां के किस पौत्र या पौत्रों ने औरंगजेब के पुत्र और पुत्रियों से, तो किसने किए थे? ये आपका किया था शिपीहर शिकोह, दारा शिकोह का पुत्र। शिपीहर शिकोह जो कि दारा शिकोह का पुत्र था, और इजिद बख्श मुराद का पुत्र था। इन्होंने, देखिए, शाहजहां के पौत्र सिपीहर शिकोह जो दारा शिकोह का पुत्र था ने औरंगजेब की पुत्री जुबत उल निशा से तथा इजिद बख्श जो मुराद का पुत्र था ने औरंगजेब की दूसरी पुत्री मेहर उल निशा से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, अबुल फजल। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किस कारण होती है? तो अबुल फजल की मृत्यु जो है वो शहजादा सलीम की वजह से होती है। अबुल फजल की मृत्यु जो है शहजादा सलीम की वजह से होती है। देखिए, अबुल फजल शेख मुबारक का पुत्र था। अबुल फजल जो है, अकबर की उदार धार्मिक नीति का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। यह दीन इलाही का प्रधान पुरोहित भी था। उसने अकबर नामक ग्रंथ लिखा था। 1602 ईस्वी में जहांगीर अर्थात शहजादा सलीम ने बीर सिंह बुंदेला के द्वारा उसकी हत्या करवा दी थी अबुल फजल की। आगे बढ़ते हैं, किसने कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वतः गिर जाएंगी, इसलिए मराठा ध्वज कृष्णा से सिंधु तक लहराना चाहिए। ये कहा था बाजीराव प्रथम ने। किसने कहा था? बाजीराव प्रथम ने। 1720 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया था। बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के भावी पतन से मराठों के लिए लाभ उठाने का निश्चय किया, और साहू ने कहा कि अब समय आ गया कि हम विदेशियों को भारत से निकाल दें और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त कर लें। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। आगे बढ़ते हैं, निम्न से कौन सा किला शिवाजी द्वारा सर्वप्रथम जीता गया? कौन सा किला शिवाजी द्वारा सर्वप्रथम जीता गया था? तो तोरण का किला सर्वप्रथम जीता गया था। छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर अधिकार किया। यह किला बीजापुर के आदिल शाह के अधीन था। यह किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। इसे प्रचंड गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, निम्न में से किस किले में से राजा राम 8 वर्षों तक मुगलों के अधिकार में रहा? निम्न से किस किले में से राजा राम 8 वर्षों तक मुगलों के अधिकार में रहा? तो यह है जिंजी। देखिए, जिंजी किले की घेरेबंदी 1690 से लेके 1698 तक रहती है। 8 वर्षों तक ये शुरू होती है जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने जुल्फिकार, यहाँ पे जिंजी सी ऑप्शन है, जुल्फिकार अली खान को कर्नाटक के नवाब के रूप में नियुक्त करता है और उसे जिंजी के किले को घेरने और कब्जा करने के लिए भेजता है। इस प्रकार मराठा शासक राजा राम 8 वर्षों तक मुगलों के अधिकार में रहा। यहाँ पर जिंजी पर कौन था? मराठा शासक राजा राम थे। जिंजी की घेरेबंदी इतिहास में किसी एक मुगल सेना द्वारा की गई सबसे बड़ी घेराबंदी थी। अगला है, निम्न से किसने सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों एवं पौत्र का कत्लेआम किया? किसने सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों एवं 1 पौत्र का कत्लेआम किया था? तो ये किया था आपका लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। देखिए, मई में दिल्ली में विद्रोह के प्रकोप का अंत अंग्रेजों द्वारा मुगल शासन पर पूर्ण रूप से शिकंजा कसे जाने से हुआ। 19 सितंबर 1857 को लाल किले पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो गया और 20 सितंबर को लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले ही दिन बहादुर शाह के 2 पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा खिज्र सुल्तान और उनके पोते मिर्जा अबू बख्त को लेफ्टिनेंट हडसन ने पकड़ लिया था। दिल्ली गेट के पास खूनी दरवाजे पर गोली मार दी गई। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने जो है 1674 में। शिवाजी 6 जून 1674 ईस्वी को
रायगढ़ में मराठों के राजा के रूप में ताज पहना और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी किले में हुई थी। इनकी मृत्यु जो है 1780 के करीब में हो जाती है। सॉरी 1780 नहीं, 1680 के करीब में, 1680। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है 1761 में होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है आपका 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत में दिल्ली से लगभग 60 मील उत्तर में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है। इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था और इस युद्ध में मराठों की पराजय होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो है मध्यकालीन इतिहास के समस्त प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।